सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर टिकट के लिए भी कई दावेदारियां हुई, कई उठापटक हुई। उसके बाद में टिकटें भी सेट हो गई, पर्चे कितने भरे जाने हैं, कितने उठने हैं, वो सब भी तमाम बातें हो गई, सिंबल भी मिल गया। अब सीधी आमने सामने की फाइट है। इस मामले को लेकर काफ़ी सारी बातें सरदार शहर के अंदर हुई और हमारे साथ आज श्यामलाल शर्मा है। श्यामलाल शर्मा काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और पंचायत चुनाव में काफ़ी इनका बड़ा धमाल रहा था और इन्होंने विधायक भंवरलाल शर्मा की धर्मपत्नी और अपनी भाभी मनोहरी देवी को भी चुनाव हरा दिया था और कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद इन्होंने पंचायत समिति में केसरी शर्मा को प्रधान बनने से भी रोक दिया था। उसके बाद मामला यही नहीं थमा और ये जो पारिवारिक कलह थी ये बढ़ती गई और आज श्यामलाल शर्मा ने है वो पूर्ण रूप से अलग थलग होकर भाजपा का दामन थाम लिया है और भतीजे अनिल शर्मा को रोकने के लिए ये दिन रात लगे हुए हैं। राजनीति में हर कोई अपना भविष्य चाहता है और अपने भविष्य के लिए दौड़ता है। इस मामले को लेकर श्यामलाल शर्मा खुद टिकट के दावेदार थे, इनसे जानते और बात करते हैं। श्यामलाल जी, आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा के अंदर आ गए हैं, भाजपा को की सदस्यता भी आपने ले ली है और आप खुद टिकट की दावेदारी कर रहे थे, आपको टिकट नहीं मिली, उसके बावजूद आप अशोक पिंचा का समर्थन कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कर रहा हूँ कि देश और प्रदेश और आपके चूरू जिले के अंदर कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा दबंग प्रतिनिधित्व है क्या कांग्रेस के पास? आप देख लीजिए, कहीं भी दबंग प्रतिनिधित्व है तो जिले में काम साफ है। प्रदेश में आने वाले 2023 के अंदर बीजेपी का राज आना है और 2024 के अंदर मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनने हैं, तो भविष्य कांग्रेस का जो है वो सही नहीं है। इसलिए मैंने मोदी जी के और श्रीमान बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह राठौड़ के मतलब नेतृत्व में मैंने बीजेपी ज्वाइन की। आप कह रहे हैं कि चूरू जिले के अंदर है वो मामला साफ है, कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है। हालांकि नरेंद्र बुढ़ानिया जी से आपके संबंध रहे हैं और हैं, तो क्या इसको ये समझें कि उनको मंत्री नहीं बनाया जाना भी चूरू जिले को कमज़ोर करने के बराबर था? देखिए, नरेंद्र जी बुढ़ानिया मेरे बड़े भाई हैं, थे और रहेंगे। संबंध एक अलग चीज़ है, पार्टी एक अलग चीज़ है। संबंध अलग चीज़ होती है पार्टी। आज भी मेरा संबंध है नरेंद्र बुढ़ानी से, ऐसा थोड़ी है कोई। पार्टी छोड़ने से कोई संबंध खराब नहीं होते। 2-4 दिन से मेरी अभी भी बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, दबंग नहीं होने का कारण तो यही माना जा सकता है ना कि उनको पार्टी ने तवज्जो नहीं दी, ज़्यादा मंत्री नहीं बनाया। हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने अपने चूरू जिले को मंत्री पद नहीं देना, ये एक चूरू जिले के साथ नाइंसाफी है। भी इतना बड़ा दबंग नेता था, किसान नेता अगर मानते हैं तो फिर इसको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? चूरू जिले को मंत्री नहीं देना भी निश्चित रूप से चूरू जिले को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि विधायक भी यहाँ से 4 दिए हैं। निश्चित रूप से ये अन्याय माना जा सकता है। हालांकि आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आते ही आपने टिकट की दावेदारी की थी, फिर आपको टिकट नहीं मिली, अशोक पिंचा को मिल गई, तो इसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं बीजेपी के अंदर टिकट मांगने के बाद ज्वाइन किए मैंने, और मैंने भी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन किए। और टिकट मांगना एक अलग बात है, जो पार्टी का निर्णय होता है। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, इसलिए वो पार्टी का निर्णय होता है वो सर्वोपरि है। तो मैं तो अशोक जी को, पार्टी ने जो विश्वास किया है अशोक जी पे, तो मैं कंधे से कंधा मिला के और अशोक जी का साथ दूंगा, जी जान से साथ दूंगा। श्यामलाल जी, शायद आपको पता होगा कि आपने कहा था मौर्या बुला दे, और मौर्या बुलाने का जो सामान था वो आपका तारानगर विधानसभा क्षेत्र में रह गए हैं, तो सरदार शहर में कैसे बुला देंगे? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन 1985 से मैं सक्रिय राजनीति में रहा हूँ और 1995 के अंदर मैंने कई ब्लॉकों से 95 के बाद निर्दलीय कांग्रेस मतलब पंचायत समिति के चुनाव लड़े हैं। मैंने मंडी का भी चुनाव लड़ा है। मैं कम से कम 30-35 सालों से राजनीति के अंदर सक्रिय हूँ और पूरी तहसील के अंदर सक्रिय हूँ। पंचायत राज से मैं हमेशा जुड़ा हुआ रहा हूँ, चाहे किसी न किसी पद पे मैं जीत के आया हूँ। रहा सवाल इधर क्या है, आप ये मानिए, जिस आदमी का राजनीतिक जीवन 30-35 साल का हो, तो मैं कभी न कभी किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के काम आया हुआ हूँ। आप हर व्यक्ति के काम हुए हैं, यह माने कि सरदार शहर तहसील जो है वो विधानसभा क्षेत्रवार इसका आंकलन करें तो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के गांवों के अंदर भी आप अपनी अच्छी पकड़ मानते हैं? बिल्कुल पकड़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त भाई बेली
सभी है, सरदार शहर के अंदर क्यों नहीं। आप देखिए पिछले चुनाव का आपके पास शायद रिजल्ट मिल जाएगा। आप जो फोगा पंचायत है उसमें 800 वोट मोहनलाल जी श्रीमान जी वो आगे आए थे। और अब की बार आप पोलिंग पे देख लेना, जब 8 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तब देख लेना। आज पता है कि आपको ज्वाइन किए पूर्व सरपंच ने, काफ़ी कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन किए, पता है क्या आपको? बीजेपी तो कार्यकर्ता है कि वो जहाँ भी बड़े नेताओं की मीटिंग होती है ज्वाइन करते रहते हैं, कांग्रेस में भी करते रहते हैं। तो बड़े बड़े नेताओं ने किसने की? एक परिवर्तन की लहर तो है ही। आप सरपंच को छोटे नेता मानते हो क्या? कम से कम 500 वोट लेता है, अगर वो पंचायत बराबर भी जाती है तो गैप कितना हो गया? नहीं, सरपंच बड़े नेता होते हैं, छोटे नेता ये मैं नहीं कहता, लेकिन सरपंच रिपीट कितने होते हैं? नहीं, रिपीट होना नहीं होना वो अलग बात है। चुनाव में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है। हारने वाला अगर सम्मानित हार से हारता है तो व्यक्ति वो छोटा नहीं होता है। मतलब सम्मानित हार से हारता है तो वो व्यक्ति छोटा नहीं होता है। क्यों? श्यामलाल जी, क्या ये माना जा सकता है कि पंचायत चुनाव के अंदर जो द्वंद्व शुरू हुआ था, जो बीज रोपा गया था, वो पेड़ ही आगे चल रहा है, उसके परिणाम अभी तक आ रहे हैं? पंचायत समिति से आपने कांग्रेस को बाहर कर दिया था, केसरी शर्मा को बाहर कर दिया था, और अब पंचायत समिति पे आपका और मधुसूदन राजपुरोहित का या बीजेपी का कहें पूर्ण रूप से कब्जा हो गया है। इसका नफा नुकसान भी अनिल शर्मा को होगा? बिल्कुल होगा साहब। देखिए, मैं बहुत ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, और ये जो अनिल ये जो है ना, ये तो मेरे पीछे बहुत पहले से लग गए थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब तक बड़े भाई साहब बैठे हैं, पिता तुल्य हैं, अपने को आँख नीच के या नीचन गुद्दी करके टाइम पास ये करना चाहिए। लेकिन इन्होंने हदें ही पार कर दी भी। एक तरफ तो मेरे बच्चे की कैंसर हुआ डिक्लेयर, और एक तरफ इन्होंने 6-8 महीने के अंदर 18 मुकदमा, धारा तो 2 ही बची ना, 307 और 302, वो तो इनके बस की नहीं था। वो तो मैं लगाता तब लगती ना भी। 307 तो किसी को इरादा कत्ल होती है जब लगती है, और 302 किसी का मर्डर होने पर लगती है। और धाराएं तो इन्होंने सब लगा दी। पोस्को एक्ट लगा दिया, SC/ST का लगा दिया, डकैत का लगा दिया, मतलब लूट का लगा दिया, नाजायज हथियार रखने का लगा दिया, 420 का लगा दिया। कितने मुकदमे नहीं किए इन्होंने। ये तो मैं आदमी हूँ, जिंदा हूँ, बाद बाकी वो आत्महत्या करनी पड़े। आपके कहने का मतलब इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया? बिल्कुल सत्ता का दुरुपयोग किया है, बिल्कुल किया है। अब कल वकील साहब पे 376 का करवाया था, पैसे दे के किसी को सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। तो इससे आप बताइए लोकप्रियता बढ़ेगी या घटेगी? मुकदमा करवा कोई भी देता है, लेकिन जांच के अंदर किसी भी मुकदमे में आप पे चालान नहीं हुआ, आप जांच के अंदर है, एकदम नीट एंड क्लीन पाए गए, तो ये कहा जाए कि उनके सत्ता का जो दुरुपयोग था, कहीं ना कहीं आपका भी सत्ता में हाथ था, इस वजह से आप बच गए। ऐसा है, मेरे मतलब चुनाव से पहले, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने मुकदमे चालू कर दिए थे, और चुनाव के बाद मेरे साथ बुरानी जी का साथ था, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल था। लेकिन झूठ जो है ना, कभी एक झूठ को सच करने के लिए आपको 100 बार झूठ बोलना पड़ेगा, आखिर वो झूठ की झूठ ही रह जाएगी। झूठे मुकदमे से कुछ नहीं बटने वाला है। पब्लिक ने मेरा साथ दिया, सबसे बड़ा ऊपर वाले ने, खाटू वाले ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने साथ दिया, पब्लिक ने साथ दिया, कानून ने साथ दिया, इसलिए ये आज है कि आप 18 मुकदमे बता रहे हैं, 18 के 18 मुकदमों में आप बाहर है। श्यामलाल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि पिछला चुनाव जो हुआ था, पंडित जी ने लड़ा था, आपके बड़े भाई साहब ने लड़ा था, वो लगभग 17,000 के वोटों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता था। उस चुनाव को वहीं से देखा जाए, या फिर जो सद्भावना और सिंपैथी कही जा रही है उसकी वजह से 17 को चॉइस समझा जाए? ऐसा है, पिछला चुनाव पुणे 17,000 से जीते थे, और अगर ये जो आपकी एक डमडमी और बज रही है ना, ये बोतल 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 हो रही है, ये अगर 10,000 के अंदर रहती है तो निश्चित अनिल शर्मा को चुनाव हारना पड़ेगा। चाहे गहलोत साहब जोर लगा लें, चाहे डोटासरा जी जोर लगा लें, निश्चित हारना पड़ेगा। आप देखिए परिवर्तन हो रहा है। आप जाइए, दोनों में साथ जाइए, मैं गाँव में फिरता हूँ, मैं अभी चुनाव नहीं लड़ने लगा हूँ, मतलब मैंने MLA का चुनाव नहीं लड़ा होगा। एक मारवाड़ी में कहावत है ना, सुनिए क्या आपने, कि मेरी शादी तो नहीं हुई होगी लेकिन मैं बारात बहुत गया हूँ, इसलिए मेरे को अनुभव है, पब्लिक का अनुभव है। मैं बहुत चुनाव घुमा हूँ, काफ़ी घुमा हूँ मैंने, बहुत कुछ चुनाव के अंदर 1-1 महीने तक दरियाँ बिछाई है।
दूल्हा बनने की कोशिश तो अब की बार भी आपने की थी। ऐसा है, वो तो जो पार्टी का जो निर्णय है वो होगा। अभी तो पार्टी के सिपाही हैं और जो नेतृत्व ऊपर से निर्णय करता है उसको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। उसको आप मानेंगे। आपके मधुसूदन राजपुरोहित के, राजेंद्र राजपुरोहित के कांग्रेस से अचानक चले जाना, वहाँ पे एक बड़ी क्षति निश्चित रूप से है, इसे कोई स्वीकार करे या न करे। ताराचंद और इंद्राज भी है, वो रूठे रूठे घूम रहे हैं, उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये 5 जो आप कार्यकर्ता थे, किसी समय पंडित जी की कोर कमेटी में हुआ करते थे, वहाँ पे निर्णय लेने वाले हुआ करते थे। अब आप 5 के बाहर रहने से उनको जो नुकसान होने वाला है वो किस प्रकार का नुकसान है और कितना प्रतिशत नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मेरा एक सिद्धांत है, मैं कभी किसी पार्टी के अंदर रहूं और किसी को वोट करूं, ऐसा नहीं करता मैं। अगर मेरे जचती है तो मैं उसी को वोट डालूंगा, अगर मेरे नहीं जचती है तो मैं वो जगह छोड़ दूंगा या पार्टी छोड़ दूंगा या घर बैठ जाऊंगा। समझ गए आप? अब रहा सवाल कितने का कैसा नुकसान होता है, वो तो आप मान के चलिए कि जो 17,000 की लीड काट के और वोट जो उस तरीके से ही अगर पड़ते हैं तो आप मान के चलिए 5 और 7,000 से अनिल को चुनाव हारना पड़ेगा। इतना नफा नुकसान होगा और मेरे कहने से नहीं होगा। ठीक है, आप देख लेना, रिजल्ट आए तब देख लेना, हर बूथ वाइज अलग अलग रिजल्ट आएगा। आप देख लेना ब्राह्मणों में कितना परिवर्तन होता है, आप देख लीजिए राजपूतों में कितना परिवर्तन होता है, एससी के अंदर कितना परिवर्तन होता है। सब जातियाँ जुड़ रही है, सब जातियाँ। मैरी में क्या मान दिया? मैरी में पहले क्या था? पहले बीजेपी कांग्रेस ऊपर थी, अब वो उल्टा है, अब बीजेपी ऊपर रहेगी। कम से कम 500-700 वोट बीजेपी ऊपर रहेगी। तो वहाँ पे निश्चित रूप से बड़ा नुकसान आपको लग रहा है? बहुत जगह लग रहा है। आप दूधरा सर देख लीजिए, आप बुकल सर छोटा देख लीजिए, मैं ब्राह्मणों के गांव गिना देता हूँ, आप फोगा देख लीजिए। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आप 8 तारीख को जो है ना, शाम को 4:30 बजे टोटल आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा, आप देख लेना। आपने एक बात कही थी कि सरपंच को आप छोटा नहीं मानिए। इस बात से मैं तो यही अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि पंचायत राज में आप पिछले समय से काबिज है और एक अनुभवी होने के नाते मधुसूदन जी को भी सलाह मशूरा आपका रहता है, कोई भी बड़ा निर्णय होता है तो सरपंचों को आपने किस प्रकार साथ रखा है? देखिए, अभी जो राज है ना, सरपंच एक ऐसी चीज़ है, आपको सरपंच दबंग बहुत कम मिलेंगे। सरपंच के और कुंवारी बच्ची के और मोटर बस वाले के, गाड़ी वाले के फोग लागू होता है। अभी तो डर के मारे अगर घूम रहे होंगे साथ, बाद बाकी चुनाव परिणाम में जो है ना वो देख लेना क्या आएगा। नहीं मतलब वो उनके साथ घूम रहे, आपको कह रखा है उन्होंने कि हम वोट आपको ही देंगे? आप वोट तो रिजल्ट आए तब देखना, आपको अचंभा होगा। श्यामला जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव उनको हारना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सट्टा मार्केट है वो उनको बहुत मजबूत बता रहा है। देखिए, 3 पैसे के अंदर इंदिरा गांधी हारी हुई है, समझ गए आप, और 8 पैसे के अंदर बलराम जाखड़ हारा हुआ है, और 5 पैसे के अंदर चंद्रमल बैद हारा हुआ है। ये तो गवर्नमेंट का है, सब राज का है, राज का दुरुपयोग हो रहा है। क्या सट्टे मार्केट से चुनाव जीतता है कोई? सट्टे मार्केट में पैसे का तो लेन देन होता ही है। होता है पैसे का लेन देन, तो पैसे तो इनके गवर्नमेंट के पास बहुत हैं, उसे क्या फर्क पड़ने वाला? सट्टे को सरकार ने मैनेज कर रखा है ही, राज का दुरुपयोग तो होता ही है। तो इनका कहना है कि सट्टे से है वो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब श्यामलाल जी, पिछले चुनाव की बजाय है कि वो आप सद्भावना की जो लहर बताई जा रही है वो जनता के अंदर भी सुनने में आता है कि अब की दफ़ा तो भंवरलाल जी के सपनों को पूरा करेंगे, तो उसमें क्या लगता है? देखिए, अपने मारवाड़ी में कहावत है, गाँवों के अंदर बापरा किसको बोलते हैं? जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको बापरा बोलते हैं। आप अभी से नहीं जानता हूँ मैं अशोक पिंचा को मैं जानता हूँ 25 साल से। हाँ, हम एक जगह नहीं रहे, एक पार्टी के अंदर नहीं रहे, लेकिन मैं जानता तो बहुत अच्छी तरीके से हूँ। गाँवों के अंदर जाने के बाद लोग बात करते हैं कि यार वोट तो दो ना दो बापड़ो है तो घाबर कोई, तो बापड़े के साथ होती है हमेशा सिंपैथी, किसी दबंग आदमी के साथ सिंपैथी नहीं होती, उसके साथ धोखा होता है।
धोखा होता है। मतलब गांवों में कहा जा रहा है कि राम सिंह जी भी ये कहते घूम रहे हैं कि आप वोट है वो मुझे देख कर दें, राम सिंह कस्बा समझ कर दें, मैं आपके काम करूंगा। यही राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि आप राजेंद्र राठौड़ समझ कर वोट दें। तो क्या राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कस्बा के फ्रंट में खेलने की वजह से आपकी टीम वो बड़ा स्कोर करेगी? बिल्कुल स्कोर करेगी। ये तो हम कहते हैं, ये सभी कार्यकर्ता कहते हैं भी किसी के साथ नहीं जुड़ती हो तो कोई मेरे को देख के वोट दे, कोई मधु जी को देख के वोट दे, कोई सत्यनारायण जी को देख के वोट दे, कोई राम सिंह को देख के वोट दे, कोई राजेंद्र जी को देख के वोट दे। कुल मिला के मतलब अच्छी लहर बन रही है। आपने देखा नहीं 3-4 दिन में चुनाव के अंदर बहुत फर्क पड़ा है। और ये सारा जो 27-28 तारीख को है ना, रील बिल्कुल साफ हो जाएगी। रील बिल्कुल साफ हो जाती। आप भी गाँवों में जाते हैं तो गाँव में लोग आपसे किस प्रकार की बातें करते हैं? भाई आप ज़्यादातर जब गाँवों में आज तक मुझे लगता है गए हैं तो विधायक भंवरलाल शर्मा के लिए ही वोट मांगने गए हैं। बाकी आपका स्थानीय स्तर का चुनाव रहा तो वहाँ आने जाने वाली ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात थी नहीं। तो अब आप बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आते हैं, तो लोग जो आपके मिलने वाले लोग हैं या जो अन्य मतदाता है वो किस प्रकार आपसे पेश आ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे संबंध जो है ना बीजेपी वाले से अच्छा है, कांग्रेस वालों से ही अच्छा है। आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में जो लोग हैं वो मेरे से कोई संबंध तोड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह से जानते हैं मेरे को, मेरे स्वभाव को जानते हैं, और कैंडिडेटों को भी लोग पब्लिक है जो अच्छी तरह से जानती है। पता है अनिल जी क्या करते हैं, अशोक जी क्या है, सबकी दिनचर्या का सब पब्लिक को पता ही है, कोई नए नहीं है। 25-30 साल से अनिल को जानती है पब्लिक, और 25 साल से अशोक जी को जानती है, 25 साल से मेरे को जानती है। श्यामलाल जी, ये चुनाव के अंदर क्या है कि कुछ बातों का पता नहीं चलता कि किससे नफा हो जाए किससे नुकसान हो जाए, वो परिणाम आने के बाद में पता चलता है। आप जैसे कह रहे हैं कि अशोक पिंचा बहुत सीधा आदमी है, बापड़ा है, इसका उन्हें फायदा मिलेगा, फायदा भी हो सकता है। लेकिन बापड़ा होना और सीधा होने का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि वो 5 में से 4 चुनाव हार गए, इसलिए उनको कमज़ोर माना जा रहा है। तो 5 बार में से 4 चुनाव हार जाना भी जनता के द्वारा दरकिनार करने वाली जैसी बात नहीं है क्या? देखिए, आप बात बहुत पीछे की कर रहे हैं। आपकी कहावत सुनी है क्या, सोना गया करण के साथ? उस टाइम कैंडिडेट कौन था सामने और आज कैंडिडेट कौन है? मूल्यांकन तो आज के कैंडिडेट से करेंगे ना, पीछे वाले से थोड़ी करेंगे। आप मान लीजिए कोई आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, क्या अटल बिहारी से मूल्यांकन करेंगे? क्या इंदिरा गांधी से मूल्यांकन करेंगे? पब्लिक तो मूल्यांकन राहुल का और मोदी का करेगी ना। तो आज तो अशोक पिंचेकार और अनिल शर्मा का मूल्यांकन होगा। आपके कहने का मतलब कि अनिल शर्मा, अशोक पिंचा और भंवरलाल शर्मा चुनाव लड़ते थे तो उसमें भंवरलाल शर्मा ज़्यादा योग्य थे और ज़्यादा प्रभावशाली थे, इसकी वजह से पिंचा को हारना पड़ता था। प्रभावशाली थे, बिल्कुल थे, 36 कौम के नेता थे, प्रभावशाली थे। और आज अशोक पिंचा और अनिल शर्मा अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ये लगता है कि अशोक पिंचा है वो ज़्यादा अनुभवी है, वो ज़्यादा प्रभावशाली? देखिए, भंवरलाल शर्मा के साथ जो पुरानी टीम थी, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं एक एक आदमी को जानता हूँ, चाहे वो ओडिसी सर गढ़सी सर का हो, चाहे वो सोमा सर का हो, चाहे वो तोड़ा सर का हो, चाहे वो ढाणी राणा सर का हो, चाहे वो ढाणी पांचेरा का हो, चाहे कर्णवास का हो। पुरानी टीम थी, वो टीम दरकिनार है आज। श्याम जी, आपकी और पूनम चंद जी तिवारी की बात हुई थी, उसमें पूनम चंद जी तिवारी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कई बांध का बेच का कडेड़ा है। तो मैंने ये बलदेव जी सारण से भी जानने की कोशिश की थी, आज आप आए गए हैं तो इसका क्या मतलब समझे? बेज का कई बांध का नहीं खिल है कि मतलब? देखिए, अगर बीजेपी मेरे को टिकट देती तो आप ये मान के चलते कि ब्राह्मणों के अंदर मतलब ज़्यादा नहीं तो 40-50% वोट मेरे को मिलते, ये आप मान के चलिए। और कांग्रेस के अंदर भी जो है ना, मेरे पुराने साथी रहे हैं, वो एक तो चीज़ कोई आप लेते हो और एक दिलाते हो, उसमें अंतर रहता है। हाँ, हम मेहनत करेंगे जी जान से, कुछ हमारा बीजेपी को फायदा भी होगा, अशोक पिंचा को फायदा भी होगा, लेकिन एक तो कोई चीज़ खुद लेता है, एक दूसरे को दिलाता है, ये राजनीति में थोड़ा फर्क रहता है इसमें। तो मैंने बात पूछा था बेच के निकलने वाली बात आपने नहीं बताई। पूंजी की बात कर रहे हैं ना आप, पूंजी की तो वो जाने क्या क्या उनके कमजोरी है। पूंजी या जो हमारे सरदार शहर के ब्राह्मण नेता है, आदरणीय सभी ब्राह्मण नेता है, कम से कम 80-90 ब्राह्मण 100 ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे और मेरे को वहाँ बुलाया था। मैंने जो है मेरे को जो पूछा, मैंने ब्राह्मण सभा को जो है अच्छी तरह से जवाब दिया और लास्ट में मैंने पूछा आप क्या चाहते हो? मैं आप जो फैसला करोगे वो सही है,
मेरे को शिवनारायण जी ने पूछा कि आप 5 व्यक्ति बता दो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो आप यहाँ बैठे हैं, जो 100 विप्रोधु बैठे हैं यहाँ, आप तो बनवारीलाल जी को पूछ लीजिए 10 व्यक्ति, वो नाम लेंगे, वही तय है। तो ये इस बात से कतरा रहे हैं पूंजी तो कि उल्टे बेज निकले हुए हैं, नहीं तो हम आपके साथ होते। उल्टे बेज कैसे निकले हुए हैं, इनका क्या किया हुआ है क्या नहीं, वो तो वो जाने, अनिल जाने। चलो वो जाने और अनिल जाने। आप अनिल शर्मा के सामने अगर खुद होते तो आपको ब्राह्मण मतदाताओं का ज़्यादा लाभ मिलता। अब आप अशोक पिंचा के साथ है, टिकट आपके हाथ में नहीं है, पिंचा के हाथ में है, लेकिन पिंचा का हाथ आपके हाथ में है, तो इससे कितने प्रतिशत ब्राह्मण मतदाता है जो आपके साथ रहेंगे? वो आप 8 तारीख को रिजल्ट देख लीजिए, आज भी देख लीजिए ना। आज जोरावरपुरा में जाके ये आपके सरपंच वगैरह फोगा से ब्राह्मणों ने ज्वाइन किए, तो ये रिजल्ट नहीं है क्या? ये रिजल्ट नहीं, ब्राह्मणों का रिजल्ट नहीं है क्या? आप देख लीजिए, ब्राह्मणों का गांव है, जैसे मैं पहले भी गिनाया है, फोगा है, बुकलसर है, आपके दूधरासर है, पीछे की बुथ के वो निकाल लेना आप वोटिंग, और अब की निकाल लेना, कितना फर्क रहेगा। हर जाति की कास्ट के जुड़ेंगे लोग, एक खाली ब्राह्मणों के नहीं है, हर कास्ट के जुड़ेंगे, एसी के खूब जुड़ेंगे, मोहम्मडन के खूब जुड़ेंगे। श्याम जी, ये पिता के गुणपुत्र में भी आते हैं, और हालांकि ये मतलब संसार में आने जाने का रिवाज है, कोई भी अमर नहीं रहता। विधायक बनवारीलाल शर्मा चले गए तो उनके जैसी छवि है, लोग अनिल शर्मा में देखने की कोशिश करते हैं, और यही बताया जाता है, उनके समर्थकों के द्वारा ये प्रचारित भी किया जाता है कि अब अनिल शर्मा को ही विधायक बनवारीलाल शर्मा समझे। ऐसा है, ये तो लोगों की भूल है। पता है कि आपको पीढ़ी में ऊद भी जाती है, ऐसा कोई नहीं है। बनवारीलाल शर्मा तो बनवारीलाल शर्मा ही थे, और इनका और बनवारीलाल शर्मा का तो रात और दिन का अंतर है। ये आप ही बता दीजिए छाती पे हाथ रख के कि अंतर है कि नहीं है। नहीं, ये तो अभी जो है वो पिच पे आए हैं, ये बैटिंग करेंगे, इसके लिए तो हमें मतलब इंतजार करना पड़ेगा। आपको पता नहीं होगा, शायद आप भूल गए, ये तो पिच पे 5 साल पहले ही आ गए थे। 5 साल से कौन चला रहा था, सारा सिस्टम कौन चला रहा था? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, बनवारीलाल जी ने आज तक कभी किसी डिपार्टमेंट से कमीशन नहीं लिया है। और ये जो खेल चला है 4 सालों के अंदर, अभी मैं वो स्वर्ग में, मैं नरक में हूं, उनको ये पता नहीं था कि ऐसा भी खेल चल रहा है क्या। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप कहने को चाहे भले कुछ भी कहे, आरोप लगाने को आप कुछ भी लगाएं, आरोपों की प्रमाणिकता करने के लिए भी समय की ज़रूरत होती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अनिल शर्मा है, वो आपका कहने का मतलब है कि पर्दे के पीछे से वो सरकार चला रहे थे, लेकिन कप्तान वही होता है जो घोषित होता है, इसलिए वो क्रेडिट है या उसका नफ़ा नुकसान है वो अनिल को नहीं दिया जा सकता। इसके लिए जनता को एक बार ट्राई करना चाहिए। देखिए वो पता चल जाएगा, 5 तारीख को पता चल जाएगा, 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो आपने कहा था, पिछली बार भी हमने पंचायत चुनाव में आपका इंटरव्यू किया था, तो आपकी ज़्यादातर जो दावे और मतलब घोषणाएं थी वो लगभग स्टिक गई थी, लोगों ने देखा था। तो क्या आपने आज जो दावे किए हैं वो जल्दबाजी है या माहौल क्रिएट करने के लिए, या फिर भी उसी हिसाब से आपके दावे फिर कसौटी पे खरे उतरेंगे? देखिए, मैं तो कोई मेरे को माहौल बनाना आता है, और न मैं तो सीधा आदमी हूँ, मेरी जो आत्मा अलाउ करती है वो बात कहता हूँ। मैंने पीछे आपको बताया था ना, मेरी भी आ रही है, जयसी सर भी आ रही है, और जैता सर भी आ रही है। कभी 25 में से 3 आती थी तो वो सीटें आती थी, बताया था ना। और वकील साहब मेरे पे नाराज़ हुए, मेरे को फ़ोन किया बाद में कि आप यार मेरे यहाँ क्या इंटरव्यू दे रहे हो, क्या आप हार रहे हो? वो भाई साहब मेरी नज़रों में तो आप हार रहे हो। वो सचेत हो गए उस इंटरव्यू से, और मात्र 48 वोटों से सीट निकली है। वो मैं कह रहा था, वो सच कह रहा था और सही कह रहा था। और अभी मैं कह रहा हूँ ना, वो आप 8 तारीख को खुद कह देंगे कि ये रिजल्ट कैसा निकला है। आप जो कह रहे हैं वो सारी बातों का सार यही है कि अनिल शर्मा को वोट ना ही दे, अशोक पिंचा को वोट दें, यही सार है क्या? मेरी तो यही अपील है, बिल्कुल अपील है। बीजेपी को वोट देना चाहिए, कांग्रेस तो एक डूबा हुआ जहाज है। मैं आपसे एक अंतिम सवाल ले लेता हूँ, फिर भी हमसे बात करेंगे। मैं ये जानना चाहूँ कि अनिल शर्मा को वोट क्यों नहीं दे, अशोक पिंचा को क्यों दें? ऐसा है कि आप कांग्रेस का राज तो 4 साल का देखा है। अब जो भी योजनाएं चला रखी है, जो भी योजनाएं चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ नेट के अंदर उलझ के रह गई है। आपने कोई देखा है कोई कहीं कुछ विकास हुआ हो, कोई और हुआ हो?
ऐसा कोई देखा है? और इसलिए दें अशोक मिश्रा को वोट, ताकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके जो कान है वो खड़े हो जाएं, शट देनी। ये कदर करनी चीज़ है कि जनता जो है आप जो कर रहे हैं 4 साल से ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, जनता जो है इसमें सबक सिखा दिया है अपने को। इसलिए बीजेपी को वोट करना चाहिए जनता को। तो क्या एक सीट जीतने से बीजेपी की सरकार आ जाएगी? सरकार से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, सरकार यही रहनी है, 1 साल सरकार यही रहनी है, सरकार से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब कांग्रेस को वोट करेगी पब्लिक तो ये मनमानी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही मनमानी करेंगे। और बीजेपी को वोट करेगी तो परंपरागत सीट, जो 7 बार की परंपरागत सीट है, वो जब जाती है कांग्रेस के हाथ से तो अब वही बात है। मेरे से आपने कभी सुना है कि आज तो इंटरव्यू आप भी ले रहे हैं, बहुत कुछ है। पुराने टाइम में क्या होता था, सबसे बड़ी बीबीसी होती थी, ये राज के लिए बीबीसी बोल जाएगी। तो श्यामलाल शर्मा थे, वो कांग्रेस की हार के साथ बीबीसी बुलवाना चाहते हैं और कांग्रेस के मौर्य बुलवाना चाहते हैं, लेकिन फैसला जनता को करना है। इनका कहना है कि कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ अनिल शर्मा को वोट दें और सरकार के कान खड़े करने के लिए है वो बीजेपी को वोट दें और कुशासन के खिलाफ वोट करें ताकि बीजेपी जीत जाए तो राजस्थान हिले, ये इनका कहना है। हालांकि ये बीजेपी में आ गए हैं और ये राजनीतिक पारी इन्होंने अपनी शुरू कर दी है और इनकी घोषणाएं औपचारिक है। हालांकि पंचायत राज के समय ही है वो कांग्रेस के से ये इनके रुख हैं वो सही नहीं थे और इनका तालमेल सही नहीं था। हालांकि नरेंद्र बुढ़ानिया इनके अच्छे मित्र हैं और उनसे इनका तालमेल रहा और इनको नरेंद्र बुढ़ानिया से लाभ और बुढ़ानिया को इनसे लाभ होता रहा। नरेंद्र बुढ़ानिया की इनकी दोस्ती आगे कैसे चलती है, क्योंकि नरेंद्र बुढ़ानिया को इनके क्षेत्र से आगे भी वोट लेने हैं। आगे वो भाजपा को करेंगे, कांग्रेस को करेंगे, सवाल आगे भी बहुत सारे हैं, तमाम बातें हैं। हम श्यामलाल जी से भी मिलते रहेंगे और उम्मीदवारों से भी मिलते रहेंगे। तो राजस्थान की जान के माध्यम से आप देखते रहिए राजनीति की इस उठापटक में ऊंट किस करवट बैठता है।